हमारी बॉडी में किस तरीके से फ्लूइड्स ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्टिविटी ही है इसमें बोला गया है कि आपको एक अपने आसपास के जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर विजिट करना है और वहाँ जाकर के पता करना है कि ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है ना बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के ही हो पाती है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो जो मेल की रेंज है वो है 13 से लेकर के 17, आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिए, ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल की इतनी है ना। और बच्चों की बहुत ज़्यादा अलग अलग रेंज है। यही हमें एक्टिविटी में बोला गया है कि क्या बच्चों की और एडल्ट की सेम होती है, तो नहीं, अलग अलग होती है सबकी हीमोग्लोबिन डिमांड। फीमेल्स की अलग होती है, मेल्स की अलग होती है, बच्चों की और डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने सबकी रेंज आपके लिए लिख दी है। तो हीमोग्लोबिन जो है फीमेल्स का कहते हैं कि 12 से लेकर के 15 के बीच में होना चाहिए। मेल्स में जो है वो 14 से अराउंड 17 के बीच में सही रहता है। बच्चों में 6 से लेकर के 18 तक, अगर वो 6 से 18 साल की उम्र के हैं तो 10 से 15 का चल जाएगा। बेसिकली अगर हम एक एवरेज लेना, तो अगर आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया है और आपका 12-13 आया है ना, तो मतलब वो ठीक है, मतलब इनफैक्ट अच्छा है अगर आपका 12 और 13 की रेंज पे आया है तो। फिर आगे इस एक्टिविटी में बोलते हैं कि आप एक वेटनरी क्लिनिक पर जाइए और वहाँ पर जा कर के जो गाय भैंसें होती हैं उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कंटेंट कितना होता है, तो वो होता है 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। और फिर जो काफ्स होते हैं, यानी कि जो बछड़े वगैरह होते हैं मेल और फीमेल वाले, उनमें जो कंटेंट होता है वो भी हम लोगों को पता करना है। तो वो होता है 10 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो हमें समझ में आया कि जो बछड़े वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट इन काफ्स इज़ हायर देन मेल एंड फीमेल। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके MCQ में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये रेंज याद रखनी है। सारी नहीं, मैंने आपको बताया ना कि लगभग आप देख लीजिए 12 से लेकर के 15 की जो रेंज है ना, वो एक अच्छे मतलब हीमोग्लोबिन की रेंज आ रही है कि इतना अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इससे पहले वाला जो सेक्शन था इस चैप्टर का, उसमें देखा गया कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है खाना और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड ही करता है। क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखनी है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड मीडियम होता है। ब्लड जैसे खून वगैरह निकल जाता है तो देखा है सबने कि कैसा होता है, पानी जैसा है ना, कुछ पानी टाइप का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है क्योंकि वो एक फ्लूइड है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और उस प्लाज्मा में काफ़ी सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड होने का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज करिए कि आपने ना कोई जेल जैसी चीज़ ली है ना, जो आप लोग जेली वगैरह से खेलते रहते हैं, उसके अंदर आपने ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, मान लो नमक उसमें मिक्स कर दिया, तो आप समझो कि वो जो नमक है ना वो उस जेली में सस्पेंडेड है, यानी कि कहीं कहीं पर है। तो इसलिए प्लाज्मा जो होता है उसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। यानी कि जो ब्लड है वो हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खाना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड ही करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है, तो रेड ब्लड कॉर्प्यूसल हीमोग्लोबिन कैरी करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, ये भी ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे सॉल्ट्स हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो, सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड ही कर रहा है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ऐसे कैसे घूमता रहेगा, कुछ घुमाने के लिए आप अगर किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है तो धक्का तो देना ही पड़ेगा ना, उसको कोई फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए ब्लड को एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता
होता है और हमारी बॉडी में ना ट्यूब्स का ना पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिससे जो है ब्लड वो फ्लो कर रहा होता है। तो भाई हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन भी है, हमारी बॉडी चलती फिरती मशीन है एक। तो ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस नर्व्स, ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन होता है जो पुश करता है ब्लड को, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट द नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज्ड। तो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है ताकि अलग अलग जगह पर वो पहुंच सके। तो अब हम देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। ये देखिए आपको ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं ना, यही ट्यूब्स के नेटवर्क की बात की जा रही है। इन ट्यूब्स का अलग अलग नाम हमारा होता है। आर पंप, हमारा जो पंप है वो हमारा हार्ट है। जब से हम पैदा होते हैं और डेथ तक जो एक चीज़ हमेशा चलती रहती है ना हमारी बॉडी में, वो है हार्ट। हमारा हार्ट हमेशा वर्क करता रहता है, 1 सेकंड के लिए भी रुका तो वही हो जाता है कि हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट हमेशा चलता है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके जो अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे ना तो उसके बराबर आपका हार्ट है। क्योंकि हार्ट ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों कैरी करता है, इसलिए हार्ट्स में ना डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उनकी मिक्सिंग ना हो। ब्लड ऑक्सीजन वाला जो हमारी बॉडी को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको ही तो क्लीन करने का काम होता है फिर लंग्स का। तो हमारे हार्ट में ना चेम्बर्स होते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए ये हार्ट है और ये 4 भागों में बटा हुआ होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक दूसरे से मिक्स ना हो जाएं, ठीक है। इसीलिए हमारा हार्ट 4 चेम्बर में बटा हुआ होता है। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में या फिर डिफरेंट चेम्बर्स में क्यों बटा है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग रखना हमें होता है। ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच लंग्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको लंग्स पे पहुंचना होता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है जा करके लंग्स में और ब्लड में ऑक्सीजन भर जाती है और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से हार्ट से फिर पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सुबह उठ करके हमें तेज़ तेज़ सांस लेनी चाहिए या फिर हमें प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि बॉडी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्योर रहेगा। ब्लड प्योर रहेगा यानी कि ऑक्सीजन रिच रहेगा तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन फिल हो जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है लंग्स से ब्लड को और फिर लंग जो है वो हार्ट को भेज देता है और हार्ट फिर दोबारा से पूरी बॉडी को भेज देता है। तो बॉडी, हार्ट और लंग्स इस तरीके से आता है, फिर लंग्स, हार्ट और बॉडी, उल्टा इस तरीके से प्रोसेस चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से अब हम समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिगर 5.11। तो पहले 5.10 जो है ये देख लेते हैं। ये स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू है ह्यूमन हार्ट का। इसमें क्या क्या है, इसमें देखो ये एरोटा हो गया, यहाँ पर ये वेना कावा है और ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो भाई लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा जो खून आता है लंग्स से वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड
कौन से चेम्बर में पहुंचता है हार्ट के, तो लेफ़्ट चेम्बर ऑफ हार्ट में, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ़्ट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कुछ भी अडॉप्ट करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको रिलैक्स होके करते हैं आप जब, तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है तो उसको रिलैक्स होना पड़ता है। फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता है तो उस पर ब्लड आ जाता है। फिर उसके बाद ब्लड आ गया, फिर वो क्या करता है, खुद को कंट्रैक्ट कर लेता है, मतलब जैसे रिलैक्स हो गया, बड़ा सा हो गया और इसमें ब्लड आ गया, अब इसको ब्लड भेजना है ना, तो ये इस तरीके से ऐसे मान लो कंट्रैक्ट हो जाता है। और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब वो बॉडी में भेज रहा होता है तो वो भी कंट्रैक्ट हो जाता है। तो लेने के लिए रिलैक्स होते हैं, फिर बाहर निकालने के लिए वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, it then contracts while the next chamber, the left ventricle, relax so the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body. तो क्या होता है, प्रोसेस याद रखो कि लेफ्ट एट्रियम सबसे पहले क्या होता है, रिलैक्स होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, ब्लड आता है। फिर उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होता है जब ब्लड लेता है, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल तो ब्लड जो है वो बॉडी में बाकी जगह पर चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले होता है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इस तरीके से हमारा जो है ब्लड फ्लो होता है। ये चीज़ रटनी है अच्छी तरीके से, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, दोबारा से देख लेना अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो भाई कैसे होता है फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ब्लड आता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ़्ट एट्रियम ब्लड लेने के लिए रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल